अम, अब हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कंबाइन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में, जिसमें जो हमारा रिजिड बॉडी है मूव करेगा और उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ओके, और उसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मैं एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है हम लोगों का कि मान लो कि एक हमारे पास एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एक एफ फोर्स अप्लाई कर दिया। इसका रेडियस जो है आर है, दिस रेडियस इज आर। ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है सी, इसका रेडियस आर है। हमने एक इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई किया है। ये हम लोग का डिस्क है। ओके, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यहाँ पे रफ सरफेस है, दिस इज रफ सरफेस। लेकिन आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। तो हमें बताना है कि जब ही हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे मूव करेगा, इसका कुछ अपना एक्सेलरेशन होगा, उसका वैल्यू बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखो, अब इसका सोल्यूशन मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको समझते जाना। यहाँ पे एक हमने फोर्स अप्लाई किया है, एफ फोर्स। ओके, इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है आगे मूव तो करेगा ही करेगा। जब हम किसी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो आगे मूव कर सकता है। सरफेस रफ है, कंडीशंस ए वाला है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए हमने आपको बताया था कि अगर ग्राउंड पे रोल कराए तो वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा होता है। और इसको एक बार अगर आप डेरिवेटिव ले लोगे तो डी वी सी एम बाई डी टी, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास शुड बी आर एंड डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ये भी हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस होगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा इन क्लॉकवाइज सेंस। ऐसे ले लिया एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, मान लो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है एफ, और ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक होगा या कैनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये वाला रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में क्या होना चाहिए, स्टैटिक 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 फ्रिक्शन स्टैटिक। होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का अपना कुछ रेंज होता है, तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हम ऐसा नहीं कि म्यू एम जी ही लेंगे। मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स एफ लग रहा है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है। अब आप मुझे ये बताओ कि हम ये तो लिख सकते हैं कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो, एम जी और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, m is m into acm, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हम लोगों का। अब सेकेंड इक्वेशन की अब हम बात कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ए सी एम आर अल्फा को होल्ड करना पड़ेगा फॉर नो स्लिपिंग। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि द नेट टॉर्क about the center of mass is equal to ICM into अल्फा। ये हमें इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। फिक्स एक्सिस के अबाउट आप लोगों ने इस तरह का कुछ टर्म्स पढ़ा था, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल और एम जी। इसका तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो हो गया, तो इसका टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क किसका आएगा, इस फोर्स का आएगा, एफ इंटू आर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। क्लॉकवाइज के सेंस में हम पॉजिटिव लिए हैं, तो इस फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा, माइनस एफ आर। सो माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस अल्फा इज ए सी एम by r. Okay,
तो यहाँ से अगर आप इसका कैलकुलेशंस करोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कंसिडर करते हुए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज एफ माइनस एफ इज इक्वल टू, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल होके आ जाएगा एम ए सी एम डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हम लोगों का। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो द 2F इज इक्वल टू 3m ACM whole divided by 2, therefore acceleration of the center of mass is equal to 4F by 3m। इतना आ जाएगा हम लोग का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ओके, इवन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा हो जाएगा ACM डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा 4F बाई 3mr। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू भी अगर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए हम 3 फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। ओके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का किसी भी टाइम पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इज ऑल्सो कांस्टेंट, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशंस, सो इफ अल्फा इज कांस्टेंट सो हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड एक और होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये फार्मूला को हम कभी भी यूज कर सकते हैं अगर ये दोनों का वैल्यू हमारा अगर कांस्टेंट है तो, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया बताओ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 1 सेकेंड पे क्या होगा आफ्टर 1 सेकेंड, तो क्या करोगे? v इक्वल टू यू, इनिशियली जीरो है, a 4f बाई 3m इंटू टाइम t से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटर ऑफ मास कितना से डिस्प्लेस हुआ ये भी हम बता सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करके। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसी टाइम t पे बताओ ये भी बता सकते हैं। उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम सारे पैरामीटर्स कैलकुलेशंस उसका आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ओके, आपको आपसे पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शंस तो लग रहा है और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, फ्रिक्शंस लगेगा बिकॉज सरफेस रफ है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। कभी कभी पूछ देगा बताओ फ्रिक्शंस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का बिल्कुल तो में बैठा देंगे और आ जाएगा। इक्वेशन में बैठा देंगे, हाँ। यहाँ से हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना। अब मैं इसी पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखो 3 चीजें ध्यान देना है यहाँ पे। 3 चीजें क्या क्या? फॉर नो स्लीपिंग ACM इक्वल टू आर अल्फा, इस इक्वेशंस को याद रखना है। फॉर नो स्लीपिंग ये हमारा होता है ग्राउंड पे, एक कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन होता है कि द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये वाला इक्वेशंस। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ACM। एंड थर्ड इक्वेशन हमारा आता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम बार बार यूज करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन दूंगा, यही तीनों कंसेप्ट यूज करना है आपको। ओके, और इसी को सॉल्व करके आपको फ्रिक्शंस और एक्सेलरेशन जो भी चीज़ें पूछा जाएगा आप उसको बता सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, लिखो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा और हम सेंटर से, दिस इज द सेंटर C, एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं सेंटर से। ओके, तो बताना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, मतलब प्योर रोलिंग करते हुए आगे मूव करे। म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? लास्ट टाइम देखो फोर्स इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया था, यहाँ पे अब फोर्स हम इसका सेंटर पे अप्लाई किए हैं। तो अप्रोच तो वही है बट कैलकुलेशंस और वैल्यूज लिखते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
ओके, सो आप लोगों ने सोल्यूशन मुझे सेंड किया है और बहुत जने के जो आंसर्स आ रहे हैं 2F/7 mg आ रहा है। चेक करते हैं, ये भी देखना गलती कहाँ पे हुआ है। देखो, सबसे पहले सबसे पहले हमें देखना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमें सबसे अच्छे से बनाना होगा पहले। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एक एक्सटर्नल फोर्स F है, यहाँ पे सरफेस रफ है, कुछ तो फ्रिक्शन लगा होगा। हमें डायरेक्शन नहीं पता, लेफ्ट में लगेगा राइट में लगेगा। हम इन जनरल एक डायरेक्शन ले लेते हैं, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। कंडीशन इज गिवन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इट मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स विल बी स्टैटिक इन नेचर। इफ द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक इन नेचर तो हम इसका वैल्यू कुछ F ले लेते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन F। ओके, नाउ फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लीपिंग, अगर हम कंडीशन 1 की बात करें तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास? ACM इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ मास आगे मूव करेगा। और इसका कुछ अपना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, बिकॉज नो स्लीपिंग का केस है। सो द ACM शुड बी इक्वल टू R टाइम्स अल्फा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हम लोगों का। सेकेंड इक्वेशन, हम अगर सॉलिड स्फीयर को एज अ सिस्टम ले, सो व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो द नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? F, एंड फ्रिक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया है। जैसा भी आएगा हम लोग आंसर चेक कर लेंगे, प्लस आता है माइनस आता है क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। सो द F, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टिल एक्सटर्नल फोर्स। और अब बोलोगे यहाँ तो नॉर्मल mg भी लग रहा है, mg और नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज mg। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सेंटर ऑफ मास तो इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो नॉर्मल mg तो एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है ना, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का। सो द नेट फोर्स is equal to m into ACM. This is equation number 2. Okay, now we have to write the third equation, and the net torque about the center of mass is equal to I से moment of inertia about the center of mass into alpha। ये हो जाएगा। what is the net torque about the center of mass? सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क फाइंड करना है। ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास है, इस फोर्स का टॉर्क बता दो क्या होगा? इस फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट? 0। जीरो, बिकॉज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये जीरो हो गया। ओके, और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा? FPR F इंटू आर। हाँ। अब ध्यान देना, हमने अल्फा के डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। दिस इज अल्फा, क्लॉकवाइज में हमारा पॉजिटिव है, सो दिस टॉर्क हाँ। इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी टेकन नेगेटिव, तो माइनस F ऑफ R। This is the torque due to friction. What is the moment of inertia of the solid sphere? 2 by 5 2/5 mr²। mr square. And what is the value of alpha? ACM by R. So directly we can put ACM divided by R. Okay? अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू अगर आप लिखोगे, सो द फ्रिक्शन फोर्स विल बी 2/5, नेगेटिव में 2/5 इंटू एम इंटू ACM, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ले लेते हैं, F प्लस व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? -2/5 m ACM is equal to m ACM. Okay, therefore we can write the acceleration of the center of mass। एक्चुअली हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, चलो मैं ये तो कैलकुलेट नहीं करना था, लेकिन फिर भी हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पे बता सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5/7 है ना? 5F/7m 5F/7 7 है। m हालांकि ये मुझे कैलकुलेट नहीं करना था, हम इंटरेस्टेड किस में हैं? हमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फाइंड करना था। तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि ACM का सब्सटीट्यूट कर देते, इसमें फ्रिक्शन आ जाता। चलो, एक स्टेप ज़्यादा ही कैलकुलेट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज -2/5 m, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACM? 5/7 F/m। तो कितना आ जाएगा? ये हो गया, बोलो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2/5 ना,
2/7 2/7 minus माइनस 2/7 इंटू एफ, इतना आ गया। ओके, ये हो गया। अब ये मुझे बताओ कि हमारा फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन इधर नहीं रह रहा है, हमारा इसका फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है एक्चुअली इधर लग रहा है, फ्रिक्शन हमारा इधर लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है। ये नेगेटिव साइन का ये मतलब है। अब बोला है कि बताओ कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए कि स्लिपिंग ना हो। तो हमको इतना फ्रिक्शन अगर दे दोगे तो स्लिपिंग नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा दिस फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन एफ एस मैक्स, यस और नो? दिस फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक का मैक्सिमम लिमिट से कम होना चाहिए, है ना, हमारे पास स्टॉक ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये हो गया, सो ये हो गया 2/7 एफ लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एम जी। सो द म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 एफ बाई एम जी। ओके ओके, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2/7 एफ बाई एम जी। ओके, ये हो गया हम लोग का मिनिमम वैल्यू। बस इस तरह से करना था, और आप लोगों में से हमें लगता है कि 4-5 जने ने सही आंसर्स सेंड भी किया था, तो बहुत बढ़िया। अब ये नहीं कि ए स्फीयर के लिए इतना ही मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगाया, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा देंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू डिफरेंट चाहिए। अगर हम इसके बॉटम मोस्ट पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, फ्रिक्शन का वैल्यू डिफरेंट चाहिए। तो हमें प्रॉपर कैलकुलेशंस करने होते हैं। 3 चीज़ें याद रखना है, एसीएम आर अल्फा नंबर 1, नंबर 2 नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई अल्फा, प्लस माइनस का केयर करना है। अल्फा के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो तो टॉर्क उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस होता है। ओके, और फिर हमारा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो फ्रिक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मान लो कि हम यहाँ सेंटर ऑफ मास है इसका, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, दिस फोर्स इज एफ। ओके, तो एक्स का क्या वैल्यू होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे हम सेंटर से कितना डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई करें, सो दैट द बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे भी प्योर रोलिंग इसका स्टार्ट हो जाए। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, यू हैव टू अज्यूम फॉर एनी रोलिंग बॉडी आई इक्वल टू के एम आर स्क्वायर, वेयर के इज 1 फॉर रिंग, हाफ फॉर डिस्क, 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर, 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर। सो इन जनरल आपको डिराइव करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए कि हमारा सरफेस अगर रफ नहीं भी है, स्मूथ भी है, तो भी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग होते रहेगा। ओके, स्लिप नहीं करेगा। आपको यही कंडीशंस के लिए एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस कराए उसमें फ्रिक्शंस रिक्वायर्ड था, कुछ वैल्यू आ रहा था। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। वेरी गुड, और मुझे जितने भी आंसर्स आ रहे हैं सबका वैल्यू k इंटू आर आ रहा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। एफ कितना फोर्स अप्लाई करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे इंडिपेंडेंट होगा। देखो इसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, मेथड तो वही होगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ए ले लिया, ए सी एम। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ए सी एम equals to r alpha for no slipping. This is equation number 1. Second equation, there is no friction force between the ground and the surface, so the net external force on the system MACM, right? So what is the net external force, F equal to M into ACM. This is equation number 2. And the third equations, the net torque about the center of mass ICM इंटू अल्फा, ये हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ से लिखोगे नेट टॉर्क, तो टॉर्क कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एफ इंटू एक्स।
एफ इंटू एक्स। अब सेंस ऑफ रोटेशन देखो, क्लॉकवाइज के सेंस को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, सो दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम आर स्क्वायर, दिस इज के एम आर स्क्वायर, एंड what is the value of alpha? Alpha is ACM by R. ACM by R. So this is basically F का वैल्यू को हम MACM से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलो F ऐसे लिख लो, X इज इक्वल टू के आर ऐसे लिख दिया, और इसको लिख दिया MACM। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MACM? इक्विवेलेंट टू F, सो द KR टाइम्स F। ओके, सो वी कैन राइट F से F कैंसिल हो गया, सो द X शुड बी इक्वल टू K टाइम्स R, और ये हम लोग का आंसर हो गया। इसका मतलब समझो कि अगर आपके पास रिंग है, फॉर रिंग K इक्वल टू 1, देयरफॉर X इक्वल टू R, अगर आप रिंग पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे, पैरेलल डायरेक्शन देखो पैरेलल होना चाहिए, तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रिक्शन 0 लगेगा और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होते रहेगा। अगर आप डिस्क की बात कर लो, K का वैल्यू हाफ है, X कितना जाएगा R/2, इसका मतलब अगर आप डिस्क के लिए मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक डिस्क है, ओके, और अगर आप इस डिस्क में यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ से X/R/2 डिस्टेंस पे, तो फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होते रहेगा। मतलब ये डिस्टेंस R/2 होना चाहिए फॉर डिस्क। ओके, अब बोलोगे कि अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो 2R/3, सॉलिड स्फीयर की बात करें 2R/5 डिस्टेंस पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, फोर्स एक ही होना चाहिए और पैरेलल में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अब मुझे बताओ कि डिस्क में अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, सो देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नो प्योर रोलिंग। अगर हम फोर्स इससे ऊपर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। ओके, अगर ये पॉइंट अगर हम P से मार्क कर दें, ओके, अगर इस पॉइंट को अगर हम P से मार्क कर दें तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम फिर फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, फोर्स अगर पॉइंट P पे लगाएंगे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फोर्स अगर इस पॉइंट से नीचे लगाएंगे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ फोर्स लगाएंगे, अगर इससे हम ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इफ वी अप्लाई अ फोर्स बिलो दिस पॉइंट तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये वैल्यू हमें बस याद रखना है। तो जो हमने आपको सॉलिड स्फीयर के लिए कराया था, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें मैंने बताया था ना कि अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं इसके इस पॉइंट पे, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए इस पे, लेफ्ट में, है ना। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स हाँ, यहाँ पे हाँ, लेफ्ट में लगेगा। नेगेटिव आ गया था। अगर हमने डिस्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कराया था, अगर डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन में, तो फोर्स के हाँ, डायरेक्शन में इधर लगेगा। हाँ, आप ऐसे समझो ना थोड़ा कि अगर हमारा फोर्स है यहाँ पे, तो इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस हो गया। एक्सेलरेशन तो उतना ही होगा F/m, फोर्स कहीं भी लगाओ एक्सेलरेशन कितना होगा F/m, यस और नो। हाँ, अगर हम फ्रिक्शन की बात नहीं करते हैं तो थोड़ा इस तरह से देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन F/m होगा। अगर हम थोड़ा हाँ, F को और ऊपर बढ़ाएंगे तो हम अल्फा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, हाँ, बड़ा अल्फा बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अल्फा बढ़ा रहे हैं हाँ, तो हाँ, फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में बढ़ना लगना चाहिए, तब तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फ्रिक्शन उसी हाँ, डायरेक्शन में लगना चाहिए, राइट। हम्म, हाँ सर, बस ऐसे आप सोच सकते हो।
आपको ये जो रिजल्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए और कंडीशन भी याद रखनी चाहिए कि किस कंडीशंस में वैलिड है। एक फोर्स होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, सिंगल फोर्स, ऐसा नहीं कि 4 फोर्स लगा दिया ऐसे वैसे, अब बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ना नहीं चलेगा ये कंसेप्ट, अब एक ही होना चाहिए। एंड नंबर 2, एक क्रिटिकल पॉइंट K इंटू आर डिस्टेंस पे लगाएंगे, नो फ्रिक्शन, उसके नीचे लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा फोर्स के, उससे ऊपर लगाएंगे पैरेलल टू द फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ओके हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे ग्राउंड पे नहीं है तो ACM इक्वल टू आर अल्फा, हिंट यही है कि इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ए डिस्क, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। सफिशियंट फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लैंक टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, मतलब आपको फ्रिक्शन के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। एक फोर्स इधर हमने अप्लाई किया है, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड what is the friction force between the plank and the disc? This is frictionless surface और यहाँ पे रफ है, this surface is rough। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आएगी, आप इसको सॉल्व करो। सो आप लोगों ने आंसर्स क्या क्या भेजा है? फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? F बाई, कुछ जनों ने A सेंड किया है, कुछ जनों ने C सेंड किया है, एंड C एंड B भी कुछ जनों ने, तो C होगा, फर्स्ट का आंसर C हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, C इज द करेक्ट आंसर। देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, केयरफुली देखना है आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरफेस रफ है, यहाँ पे हमें ये तो देखने से लग रहा है कि प्लैंक तो आगे ही मूव करेगा, पीछे कैसे जाएगा, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा F, तो इस डिस्क पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा F, ऐसे। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक्सेलरेशन ले लिया इधर A1, तो इसका एक्सेलरेशन इधर कितना हो जाएगा A2, प्लैंक का एक्सेलरेशन A2, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अननोन क्या हो जाएगा A1 A2 अल्फा एंड फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं फॉर नो स्लिपिंग या नो स्लाइडिंग, कंडीशन क्या होगा, इस लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो और इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा A1 माइनस आर इंटू अल्फा, A1 माइनस आर इंटू अल्फा, इस एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए A2 के। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना यहाँ पे। अब ACM इक्वल टू आर अल्फा यहाँ नहीं लिखेंगे बिकॉज नीचे वाला भी सरफेस मूव कर रहा है, सो दिस इज द कंडीशंस फॉर नो स्लीपिंग। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन अब हम डिस्क के लिए लिखते हैं, फॉर डिस्क व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ACM, यही होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स डिस्क पे। देखो हम लेफ्ट के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं बिकॉज मोशन इधर ही हो रहा है, इधर अब पॉजिटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तो F माइनस स्मॉल f external force on the disk along the horizontal directions, so this is F minus small f is equal to m into acceleration of the disk is a1, हमने a1 assume किया, दोनों का मास इक्वल है, this is equation number 2। okay, now अब हम ये भी लिख सकते हैं नेट टॉर्क ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। ओके, अब नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, इस फोर्स जो F यहाँ पे लग रहा है, ये जो फोर्स F है, इसका टॉर्क इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, इसके अबाउट 0,
और इस फ्रिक्शन का टॉर्क एक आएगा, इस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो एफ आर, और सेंस है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में अल्फा है, इधर भी हमने पॉजिटिव ही लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा. सो दिस इज एफ आर equal to I. What is the moment of inertia of the disk? mr square by 2 into alpha. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3. एंड फॉर प्लैंक, प्लैंक का तो ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा केवल. व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द प्लैंक इज इक्वल टू m into ACM of the plank. Net external force, only friction force on the plank, so this is equal to F m. And what is the acceleration of the plank? This is a2 हमने assume किया है, लेफ्ट के डायरेक्शन में पॉजिटिव है. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अगर आप इस इक्वेशंस 1 2 3 4 को सॉल्व करोगे, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मास इक्वल दे दिया है तो बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पे. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. सॉल्व करोगे so we get a2 is the acceleration of the plank. कितना आ जाएगा, f by 4m. ये कैलकुलेशन आप लोग करना, f by 4m आ जाएगा. एंड फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा हम लोगों का, फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से देख लो m इंटू ए टी, तो ये हो जाएगा f by m. दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. हो गया. सो यहाँ पे हमारा C करेक्ट है एंड फॉर दिस पार्ट B इज द करेक्ट आंसर. C and B आर द करेक्ट आंसर फॉर 1 and 2. इवन यू कैन फाइंड द अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यू कैन ऑल्सो फाइंड द A1 एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क. आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि उसका क्या बोलते हैं, 4 चीज़ें बता सकते हैं ना, A1 A2 अल्फा एंड फ्रिक्शन, इन चारों वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे नया कंसेप्ट आपको क्या सीखने को मिला कि एक ग्राउंड पे रोल नहीं कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस नहीं है. अदरवाइज हम ACM इक्वल टू आर अल्फा कर देते. ए वाला सरफेस भी मूव कर रहा है तो हमें इस कंडीशंस को इम्पोज करना पड़ेगा, जो हमने बताया था पहले कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के इस तरह के केसेस हैं, सरफेस भी मूव करेगा तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना होता है. हाँ किसी को कुछ पूछना है, किसी को कहीं डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ. बोलो. अब इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इसमें और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट प्रिवेंट द स्लिपिंग, टू प्रिवेंट द स्लिपिंग. तो क्या करोगे, फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड कर लो एंड दिस शुड बी लेस देन म्यू एम जी. तो हम ये भी बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए. हो जाएगा म्यू एम जी लेस देन, म्यू एम जी ग्रेटर देन ए फ्रिक्शन फोर्स, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नो स्लीपिंग का केस लगाना, सेकेंड कंडीशंस प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस लिखना और फिर हमारा सारे वैल्यू फाइंड करना. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हमने जितने भी इस तरह के इक्वेशंस लिखे सभी को अभी क्लिक नहीं किया, किसी ने हमसे नहीं पूछा, हम इसको बाद में बताने वाले थे. नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अल्फा, जो हम बार बार इक्वेशन लिख रहे हैं. सेंटर ऑफ मास इज अ इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम. जितने भी हम 3 क्वेश्चन इससे पहले कराए हुए हैं, सेंटर ऑफ मास इज अ इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल. नॉन इनर्शियल. If center of mass is a non-inertial frame, still we are applying the net torque about the ICM into alpha. हम pseudo force क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज नॉन इनर्शियल से वर्क करने में तो कंडीशंस लगाना चाहिए. तो सेंटर से ही पास करेगा pseudo force. सेंटर से ही पास करेगा, एग्जैक्टली. तो जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको कराए उसमें हमारा जो रोलिंग ऑब्जेक्ट इस तरह का था, तो स्यूडो फोर्स अगर मान लो इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स इधर या तो इधर लग सकता है. तो F स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही अप्लाई करते हैं, M इंटू ए सी एम. दिस इज द स्यूडो फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास से हम टॉर्क का इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम स्यूडो फोर्स के झंझट से जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं उससे बच जाते हैं. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हमें, बिकॉज इसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 ही हो जाता है.
तो even the center of mass is a non-inertial frame, still we can apply the net torque equal to ICM into alpha. ओके ओके चलो, तो एक कंसेप्ट जानना ज़रूरी था कि सेंटर ऑफ मास को लेने का क्या बेनिफिट रहता है हमें, बिकॉज जितने भी सेंटर ऑफ मास इनर्शियल हो नॉन इनर्शियल हो फ्रेम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्यूडो फोर्स का टॉर्क उसी के अबाउट जीरो हो जाता है, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अगले कंसेप्ट पे आते हैं. हाँ बोलो. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो स्यूडो फोर्स की बात हम कर रहे हैं वो एफ इज इक्वल मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें वो क्यों उसमें नहीं क्यों आ नहीं रहा आ रहा है? है? बिकॉज जब हम नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, सो द a1 a2 आर एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम, और वहाँ पे हम ग्राउंड फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, तो स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ, नहीं पर ठीक है. ओके वो हम एक्सेलरेशन a1 a2 ऑफ द सेंटर ऑफ मास ग्राउंड फ्रेम से लेते हैं, तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा. ओके लेकिन जब हम सेंटर ऑफ मास से टॉर्क वाला इक्वेशन लिखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास से टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वहाँ हमें स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है, बट स्टिल हमारा जीरो हो जाता है उसका टॉर्क. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक पुली है जिसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका i है, दिस मास इज m1 एंड m2. तो बताना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, या आप यूँ बता दो कि फाइंड द एक्सेलरेशन लिख लो. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 and m2 if the string, ideal string है, if the ideal string does not slip या slide over pulley. ओके ये दिया हुआ है कि जो हमारा स्ट्रिंग है इस पर स्लिप नहीं हो, ऐसा नहीं कि स्लिप कर रहा है, नहीं स्लिप नहीं कर रहा है, ये जस्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस इस पर ले सकते हो. तो दोनों साइड डिफरेंट मास को हैंग करा दिया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली. ओके तो आपको इसमें फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. अब उतना सिंपल नहीं है जो पहले करते थे m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी. अब ये वैल्यू नहीं हाँ, होगा, ये ध्यान देना. चलो आप लोग ट्राई करो इसको. देखो एक जने ने मुझे सोल्यूशन भेजा है, शो हमने m1 माइनस m2 जी बाई m1 प्लस m2 i बाई आर स्क्वायर. करेक्ट है. यहाँ पे देखो मान लो कि m2 का मास ज़्यादा है, हम m1 का मास ज़्यादा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. मान लो कि m2 ग्रेटर देन m1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा. दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा सेम होगा? बोलो. सेम ही होगा. स्प्रिंग Same होगा, एक्सेलरेशन तो सेम होगा, इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा. प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आएगी? देखो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो ये पुली ऐसे रोटेट करेगा, कुछ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा. ओके और हम ये लिख सकते हैं कि फॉर नो स्लाइडिंग व्हाट इज द कंडीशंस, a शुड बी इक्वल टू r टाइम्स अल्फा. ये तो होना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो ए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? ओनली बिकॉज ऑफ द रोटेशनल इफेक्ट, देयर इज नो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है, तो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है पुली, तो ए इक्वल टू आर अल्फा को होल्ड करना पड़ेगा. ए हो गया. अब मुझे ये बताओ कि इफ देयर इज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इन द पुली, तो क्या इसमें टॉर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. टॉर्क होना चाहिए. अब बताओ मुझे, अगर हम दोनों साइड अगर टेंशन टी और इधर भी अगर हम टेंशन टी ले लेते हैं, तो यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ भी टेंशन टी अगर ले लेते हैं, दोनों साइड अगर टेंशन टी ले लेंगे, तो इस सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? टी इंटू आर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके कैंसिल कर देंगे. तो अगर दोनों साइड टेंशन सेम होगा तो क्या यहाँ पे कुछ टॉर्क आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा. टॉर्क नहीं आएगा तो अल्फा आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो यहाँ पे टेंशन दोनों साइड मस्ट बी डिफरेंट. सो अगर हम इधर T1 लेते हैं तो इस साइड में T2 होगा, और T1 और T2 डिफरेंट होगा. अब यहाँ पे एक टॉर्क नॉन जीरो है सेंटर के अबाउट.
और जब इसको जाके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस करेगा। तो लिखो द नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। व्हाट इज द नेट टॉर्क? टॉर्क इसका कितना आएगा? T2 इंटू आर, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के सेंस में अल्फा लिया, अल्फा हमारा पॉजिटिव है, सो द T2 आर minus T1 into R, okay, is equal to I is the moment of inertia of the pulley, I into alpha, अल्फा को हम अल्फा लिख देंगे ऐसे, ओके। अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 इंटू R इज इक्वल टू I, अल्फा को लिख देंगे A बाई R, ओके। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि द T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I बाई आर स्क्वायर इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 हो गया हम लोगों का। अभी भी हमारा T1, T2 और A अननोन है। अब हम इस बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इधर M1G इधर M2G, और इन दोनों का हम अब इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट वाले का। अब ए ओ वाला लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिख दो इस पे। सो फॉर ब्लॉक 1 फॉर M1 हम लोग लिख सकते हैं T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 3, एंड फॉर M2 क्या हो जाएगा? T2 माइनस M2G इज इक्वल टू माइनस M2 इंटू A2, और A2 का वैल्यू A है, नेगेटिव में है, देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है? A है, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, T2 माइनस T1 यहाँ से T2 माइनस T1 को सब्स्टिट्यूट करके अगर एक्सेलरेशन फाइंड करते हो, सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलो? M2 माइनस M1 G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू प्लस I डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। इवन यू कैन फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। अब देखो यहाँ पे स्पेशल केस क्या हो जाएगा, जब हम लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहाँ पे हम आइडियल पुली की बात करते थे, मासलेस था। तो अगर पुली मासलेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मासलेस पुली आई क्या हो जाता है? 0। जीरो। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? M2 माइनस M1 G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M1 प्लस M1 प्लस M2, यही हमारा आता था। हाँ ये लेकिन ये एक हमारा स्पेशल केस हो गया कि पुली मासलेस होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर पुली का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप लोगों ने उस समय किसी ने पूछा भी था कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो क्या करते, तो मैंने बताया था रोटेशन में बताएंगे। सो दिस शुड बी आई बाई आर स्क्वायर का टर्म्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बेसिकली आई बाई आर स्क्वायर एक इनर्शिया जैसा टर्म्स है, M1 प्लस M2 मास, और ये भी आई बाई आर स्क्वायर भी एक मास वाला टर्म्स कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो ए वाला टर्म्स इसमें ऐड हो जाता है एक्सेलरेशन में। और यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, और ये दोनों डिफरेंट आएगा। टेंशन डिफरेंट क्यों हुआ ये भी आपको पता चल गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे एनर्जी पूरा कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, एनर्जी आपका कंजर्व रहेगा। एनर्जी कंजर्व रहेगा, बिकॉज T1 इंटरनल फ्रिक्शन तो friction कोई अपना वर्क कर नहीं रहा है। ना। अब क्या होगा कि एक पोटेंशियल लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, ठीक है। पोटेंशियल एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो एनर्जी 3 गेन कर रहा है। कौन कौन? M1 मास, M2 मास हाँ। एंड पुली, और पुल्ली पुली तीनों मिलके एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो अगर ए कुछ हाइट नीचे आता है यहाँ से एच हाइट, और एच हाइट अगर ऊपर जाता है, तो द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, द लॉस इन पोटेंशियल is equal to gain in kinetic energy, and the kinetic energy is gained by half m1 v1 square, half m2 v2 square, and half I omega square, v equal to r omega। ओके, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब if the string is ideal, then how is the tension in 2 points different? अब मतलब यहाँ पे देखो ना फ्रिक्शन, कुछ तो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पे फोर्सेस डिफरेंट लग रहा है ना, तो इस साइड स्ट्रिंग का टेंशन और इस साइड स्ट्रिंग का टेंशन डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कुछ फ्रिक्शन लगा, कुछ फ्रिक्शन लगा, कुछ फ्रिक्शन लगा, और सबको बैलेंस कर रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि दोनों साइड टेंशन का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। पहले हमारा सब कुछ स्मूथ था। हाँ समझा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ कि इंक्लाइन प्लेन पे हमारा रोलिंग मोशन कैसे होता है। लिखो। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है कि प्योर रोलिंग मोशन एलोंग रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन कैसा होता है। ओके, तो जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ओके, और यहाँ पे हम लोगों का इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है हॉरिजॉन्टल से। ओके, ये सरफेस रफ है। मैं इन जनरल डिराइव कर देता हूँ फॉर एनी रोलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू के एम आर स्क्वायर, यही होगा ना, हम इसके लिए लिख रहे हैं। ये सरफेस रफ है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का केस है। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या क्या होगा, बोलो। एक इधर नॉर्मल आएगा, ओके, एक नॉर्मल इधर आ गया, एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज mg sin थीटा, एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज mg cos थीटा। फ्रिक्शन किधर ले, अप या डाउन, सोच के थोड़ा बताओ ना, सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए। हाँ, अप लगना चाहिए, बिकॉज ये नीचे आ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा ऐसा होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग, ऐसे रोल करेगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे होना चाहिए तो टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा तभी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इधर देगा, तो फ्रिक्शन हमारा इधर लगेगा। बात समझ में आई, तभी तो टॉर्क इसका इसी सेंस में आएगा। बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन से लिख देते हैं कि द नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, है ना, बेसिकली दिस इज द एक्सटर्नल, और इधर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी एम ले लेते हैं, दिस इज अल्फा। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है हम लोगों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ एम इंटू ए सी एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मुझे बताओ फॉर नो स्लीपिंग, एक ग्राउंड पे नो स्लीपिंग का केस है, फॉर नो स्लीपिंग हम क्या लिख सकते हैं, या स्लीपिंग या नो स्लाइडिंग, हम लोग लिख सकते हैं ए सी एम इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड अब मुझे ये बता दो कि थर्ड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई सी एम इंटू अल्फा, एंड व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एम जी का टॉर्क क्या हो जाएगा, बोलो, 0। तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा के सेंस में आया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इनटू रेडियस आर, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका टॉर्क इज इक्वल टू आई सी एम के एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ए सी एम बाई आर, ए सी एम बाई आर। ओके, अब यहाँ पे मुझे बता दो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, के एम ए सी एम। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लिख लो इसको। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे ले लो, दिस इज एम जी साइन थीटा माइनस के एम ए सी एम इज इक्वल टू एम ए सी एम, देयरफॉर ए सी एम
acceleration of the center of mass should be equal to mg sin theta whole divided by, बेसिकली g हो जाएगा ना, g sin theta whole divided by 1 plus k। ओके, और ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट उस पर स्लाइड करेगा, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है तो। बात समझ में आई? ये हम लोग का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। हम अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं, एसीएम आर अल्फा। एसीएम कांस्टेंट आया, वेरिएबल आया? एक शेप के बॉडी के लिए अगर डिस्क है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट या चेंज करेगा? हाँ हाँ, हाँ, एक शिप के लिए बॉडी के लिए Constant। कांस्टेंट, एक और बॉडी के थीटा लिए भी अगर कांस्टेंट रहेगा। सेम रहा तब। ओके, एक बॉडी के लिए कांस्टेंट रहेगा। चलो, तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन एवरीथिंग। उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे ये देखो, एक यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे जो हमने लिखा है कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, आप ऐसे भी बता सकते थे कि एक रोलिंग ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स यहाँ पे सेंटर से लग रहा है तब फ्रिक्शन इसका अपोजिट में लगेगा। हाँ हमने बताया था x इंटू आर वाला चीजें अगर यहाँ पे हाँ। लगाओगे तब जाके फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, नहीं लगेगा। सेंटर पे लगाएंगे तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट से हम नीचे फोर्स अप्लाई किए तो इसका अपोजिट में हाँ। फ्रिक्शन लगेगा। सो द फोर्स हम mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास से लगा तो फ्रिक्शन इसका अपोजिट में हाँ। लगेगा। हम्म। ये भी हम कमेंट कर सकते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। अब आप मुझे ये बता दो कि ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया, फ्रिक्शन फोर्स कुछ तो लगा होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ तो अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को अगर लिख दूं के ए सी एम, तो क्या आप बता सकते हो कि फाइंड द म्यू मिनिमम टू प्रिवेंट स्लीपिंग या स्लाइडिंग? म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? सो बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग क्या वो करेंगे? स्टैटिक वाला केस लगा दें। फ्रिक्शन इज इक्वल टू के एम ए सी एम and this is less than fs max, yes or no? यही होगा। हाँ सर। अब आप मुझे बता दो कि के ए सी एम कितना है? के एम ए सी एम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के लेस देन इक्वल टू व्हाट इज एफ एस मैक्स? म्यू टाइम्स म्यू mg cos एम theta। जी कॉस Cos। थीटा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी कॉस थीटा नॉट एम जी, राइट। ये ध्यान देना था। अब यहाँ पे आप बता दो कि अगर हम म्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो। एम जी साइन थीटा कैंसिल हो गया तो हम बोल सकते हैं के बाई 1 प्लस के, होगा ना, इंटू साइन थीटा cos इंटू टेन थीटा हाँ tan थीटा। हाँ ये इंटू टेन थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई के। ओके, ये होना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए हमारा के का वैल्यू डिफरेंट होता है। हाँ तो हमारा इस तरह से फ्रिक्शन कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट होगा नो स्लिपिंग के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या हमारा स्लिपिंग होगा या नहीं होगा। कभी कभी हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है इंक्लाइन मोशन पे जब उसका मोशन होता है। अच्छा चलो, आप ये बताओ, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला लिखा है इसको याद रखना है। ये बहुत हमें रिजल्ट को याद रखना होता है, डायरेक्टली काम आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। जी साइन थीटा आपको पता ही है बाई 1 प्लस के। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास और ए नो स्लिपिंग का केस है। क्वेश्चन एक लिखो। सर क्वेश्चन है कि इफ रिजिड बॉडी, हमारे पास ढेर सारा रिजिड बॉडी है और एक इंक्लाइन प्लेन है। रिजिड बॉडीज आर सॉलिड सिलेंडर, hollow sphere, solid sphere, hollow cylinder, ring and disc.
टोटल 6 रिजिड बॉडी है और एक हमारे पास बहुत बड़ा इंक्लाइन प्लेन है और उस पे से हम साइमल्टेनियसली सबको रिलीज कर दिए हैं। तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा किसका कम होगा उसको अरेंज करना है। अज्यूम करना है, अज्यूम नो स्लाइडिंग, अज्यूम प्योर रोलिंग। ओके, प्योर रोलिंग मतलब आपको अज्यूम करना है कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का केस है, मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लीपिंग। तो आपको अरेंज करना है। सभी जन इसको ट्राई करो, किसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, किसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और वैल्यूज क्या क्या होंगे, फटाफट फाइंड करो। 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 को अरेंज कर दो ऑर्डर में। तो आप लोगों ने ऑर्डर सेंड किया है 5 4 2 1 6 3 5 2, कुछ लोगों का सेम भी है, एक दो होना भी चाहिए। देखो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन, मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। थीटा तो सबके लिए सेम है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडी के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। के का वैल्यू जिसका मिनिमम होगा उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ओके, तो चलो लिखते हैं हम लोग K1। K1 क्या है हमारा, सॉलिड सिलेंडर, 1 है सॉलिड सिलेंडर, 1/2। इसका कितना होता है 1/2, बेसिकली 0.5। K2 क्या होता है, K2 है हम लोग का हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का क्या होता है 2/3, 2/3 है ना, 2/3 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.67 ना। 6 7 एंड K3, K3 क्या है हम लोग का सॉलिड स्फीयर, कितना होता है 2/5 2/5 और ये हो जाएगा 0.4। K4 क्या होता है हम लोग का, K4 है हॉलो सिलेंडर। हाँ हॉलो 1 सिलेंडर रिंग के इक्वल होता है तो 1/2, दिस इज 0.5। K5 क्या होता है, 5 है हम लोगों का रिंग, रिंग 1 1 इज 1 इक्वल टू 1 ही रहेगा। K6 हम लोग हाँ का डिस्क है, डिस्क का कितना हाँ होता है हाफ हाँ इज इक्वल टू 0.5। उसका साइज से डिपेंड नहीं करता है, बस बॉडी कौन सा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे बताओ कि जिसका K का वैल्यू मिनिमम होगा, K4 1 नहीं होगा। हाँ K4 1 K4, तो K4 हॉलो क्या है सिलेंडर यहाँ पे हॉलो हॉलो सिलेंडर सिलेंडर। 1 होगा, हाँ 1 होगा K4 शुड बी 1 1 ना, यस K4 शुड बी 1, यस हॉलो है ना तो ये 1 होना चाहिए। तो K4 1 और रिंग का भी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब K का जिसका मिनिमम वैल्यू होगा उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और जिसका K का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किसका है K का, 5 एंड 4 का। सो द हाँ A4 इज इक्वल टू A5 A5। इससे बड़ा अब क्या होगा, 1 से अगला नंबर कौन सा आ रहा है 6 7 का, तो A2। ओके, A2 आ गया। अब इसके बाद बड़ा नंबर है 0.5 0.5, हाँ तो 1 इसके बाद 6 क्या आ जाएगा A1 equal A1 to इज इक्वल टू A6 A6 और A3 इसके बाद A3। A3 इसका मतलब आपने क्या देखा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम किसके लिए है, सॉलिड्स एक्सेलरेशन जो है हम लोगों का ACM जो हमारा मैक्सिमम होता है फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए इंक्लाइन प्लेन पे सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा, एक ही पोजीशन से सबको रिलीज कर दिया तो सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा, सॉलिड्स भी सॉलिड स्फीयर। और सबसे लेट में कौन आएगा, पूरा 5 हॉलो सिलेंडर और रिंग, रिंग या हॉलो रिंग और हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर। ओके, तो हम इस तरह से इसके एक्सेलरेशंस के रिलेशन से बता सकते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो ये रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। ध्यान रखना रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का केस होना चाहिए। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास और यहाँ आप सारे फार्मूला अप्लाई कर देना कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो आपको बताया गया था। हाँ, अब कोई क्वेश्चन, सर मैं पूछ रहा था कि अगर हम लोग कोई ऐसा ऐसे ही कोई डिस्क या हॉलोस्फीयर जो भी है सर उसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे मतलब नीचे से पुश करके ऊपर ले जाते हैं मतलब एक बार पुश कर देते हैं तो उसके बाद सर वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या लेंगे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ऊपर से रोल ऊपर ही करते हो हुआ रहा है तो जाएगा। फ्रिक्शन
ऊपर से रोल करते हुए आ रहा था तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप था। अब यहाँ पे ये बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम पहले तो सबसे सिंपल तरीके से बता देते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम किधर लग रहा है? mg sin थीटा। हम्म। क्रिटिकल पॉइंट से नीचे लग रहा है mg sin थीटा इधर डाउन में, तो फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगना चाहिए। हाँ हमने डायरेक्टली बता दिया। तो ये रोलिंग करते हुए ऊपर जाए या नीचे आए, फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, राइट? बिकॉज पर देखो वो सामने की तरह रोल करेगा तो फ्रिक्शन तो उल्टी तरफ लगा रहा होगा। नहीं, अब रोल करते हुए इधर जा रहा है ना, इधर जाएगा तो इसका फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, ऐसे टॉर्क लगा के इसको रिटार्डेशन में लाएगा, धीरे धीरे रोक देगा। वहाँ पर रहता है। बात समझ में आई? हाँ ऐसे रोलिंग करते हुए जा रहा है, लेकिन इस धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा और इसको कंप्लीटली स्टॉप करा देगा, रोक देगा। ओके। अच्छा ये बताओ कि प्योर रोलिंग के केस में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हाँ कर बिल्कुल कर सकते सकते हैं। हम्म। ओके, तो कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, चाहे ये रोल करते हुए नीचे आए, ऐसे नीचे आए तो भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, रोलिंग ऐसे है तो भी, और रोल करते हुए ऊपर जाए तो भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। इन दिस केस ए एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा बिकॉज फ्रिक्शन इसको हेल्प कर रहा है, और इन दिस केस इसका एंगुलर वेलोसिटी को रोकेगा, स्टॉप करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ रिटार्डेशन में वर्क करेगा, उसका एंगुलर रिटार्डेशन होगा। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर को अगर हम जीरो वेलोसिटी से यहाँ से अगर हम रिलीज़ कर देते हैं तो ये इस पॉइंट से इस पोजीशन तक मूव करेगा, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा बी पे। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो हम क्यों ना डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें। डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज g sin theta divided by 1 plus k, and the k is 2/5, so g sin theta divided by 1 plus 2/5, and this is equal to 5/7 into g sin theta, right? ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करें, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आएगा तो स्पीड कितना होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सो द v इज इक्वल टू √2 इंटू एक्सेलरेशन a कितना है, a इज 5/7 इंटू g sin थीटा, एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज s, a वाला s है। अगर हाइट h है तो a वाला s कितना हो जाएगा, h/sin थीटा, ये हो जाएगा h/sin थीटा। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो विल गेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू √10/7 gh, दिस इज द वेलोसिटी एट b। ओके, अब इसका मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट मेथड से करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, h हाइट फॉल कर रहा है, तो इतना स्पीड आया, हम काइनेमेटिक्स से फाइंड कर लिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें पता है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अल्टरनेट सोल्यूशन है हम लोगों का बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड 2। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पूरा सब कुछ रेस्ट में है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशंस पे जो ही आएगा तो इसका कुछ अपना वेलोसिटी होगा और एंगुलर वेलोसिटी होगा। प्योर रोलिंग है तो हम लिख सकते हैं ½ mv स्क्वायर इंटू 1 plus k, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज h हाइट नीचे आ रहा है ना, h हाइट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -mg इंटू h। ओके, तो फिर से हमारा वही इक्वेशंस आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 mv स्क्वायर, 1 plus k is 2/5, 2/5 is equal to mgh, therefore v equals to √10/7 into gh। तो either you can find using the energy conservation या नंबर 2, या तो आप इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो।
तो जहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एनर्जी का लॉस नहीं होता है, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोग लिखते हैं, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों को ऐड करते हैं तो नेट आता है फॉर प्योर रोटेशन। ओके, और इतना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि a disk having mass m and the radius r roll on a horizontal surface, okay, then rolls up on the inclined plane। ऐसे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते हुए फिर इस पे चढ़ गया, इस पे भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का ही केस है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज v, मतलब यहाँ पे v है तो एंगुलर वेलोसिटी v बाई r होगा, ये तो आप बता ही सकते हो। तो कितना हाइट तक जाके स्टॉप कर जाएगा, एंड दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ओके, हाँ, Can the inclined plane move? नो इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड, मूव करेगा तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है। इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि ये रोल प्योर रोलिंग का केस है और कहीं भी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन आप सोच सकते हो, ट्राई करो। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के हैं, द बी इज द करेक्ट आंसर। यस, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन है ना। देखो ये प्योर रोलिंग करते हुए ऊपर जा रहा है, इस पे भी रोलिंग करते हुए ऊपर जा रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। स्लाइडिंग होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर एनर्जी लॉस हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शंस है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो लिखते हैं, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल एंड टोटल ट्रांसलेशनल मिला के हाफ एम वी सी एम स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि हाफ एम वी स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो इंटू 1 प्लस के, दिस इज द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर प्योर रोलिंग। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तो जस्ट स्टॉप कर गया ना, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, एम जी एच हाइट ऊपर गया, सो दिस इज एम जी एच। ओके, अब यहाँ पे डिस्क है, के का वैल्यू 1/2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एम जी एच, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर बाई जी, इतना आ जाएगा हम लोग का एच का वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट 3v स्क्वायर बाई 4g, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसीलिए मैं बताया था कि ए वाला रिजल्ट बड़ा काम का होता है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से करोगे। देखो होता क्या है यहाँ पे, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड वी इक्वल टू आर ओमेगा है यहाँ पे। ओके, इनिशियली तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लिया। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ गया, स्टॉप कर गया, बाकी कहीं किसी का वर्क डन नहीं हुआ, तो एक काइनेटिक एनर्जी जो इसका काइनेटिक एनर्जी है पूरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस इंस्टेंट पे ए इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आया, फिर क्या होगा, फिर ये इधर रोल करते हुए इधर आएगा, और फिर यहाँ जब आएगा तो वही एंगुलर वेलोसिटी ऐसे करते हुए इधर चला जाएगा, ये इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे रेस्ट में आएगा। हाँ बोलो सर, पहले इस डिस्क का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नहीं है, सेंटर ऑफ मास तो आर वो डिस्टेंस नेग्लेजिबल पर लेना है, ए वाला ए लेंथ नेग्लेजिबल लेना है, उसके रिस्पेक्ट में एच फाइंड करना है। ओके, अदरवाइज फिर हम भी तो एक सेंटर ही चीज आता, ऑलमोस्ट एक ही चीज आता।
ऑलमोस्ट एक देखो ही आता अगर एच लेते या नहीं लेते। एच एक्चुअली यहाँ से लिख दिया है ना, तो उस चीज़ को हमें हाँ, नेग्लेक्ट करना है, पूरा उसके सेम ही रिस्पेक्ट हो में गया डायमेंशन बड़ा कम है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक गया तो व्हाट इज द चेंज इन हाइट, और वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ओके, तो चलो सर ये मूव पार्ट। करेगा तो क्या करेगा वेज? कौन अच्छा, सा? वो जैसे पूछा। वेज मूव करेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है, मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब भी हाँ देखना पड़ेगा, मोमेंटम। स्लाइड करेगा, फिर हाँ। इसके बाद जब ये इस पे स्लाइड कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इस पे स्लीपिंग हो रहा है, नो स्लीपिंग का केस लगाना आप कितना टफ हो गया सोचो, ये भी मूव कर रहा है, तो आसान तो नहीं है ना लिख देना आप सब कुछ। हाँ हाँ, लेकिन हम ये बोल ऐसा सकते हैं कि पूछेगा। ये हम बोल सकते हैं कि जब ही मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इंस्टेंटेनियसली इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आया, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ वो तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा, बाकी सब चीजें जो फ्रिक्शन है का आ वर्क जाएंगी। नहीं आएगा, नेट फ्रिक्शन का वर्क दोनों को सिस्टम लेंगे तो जीरो ही रहेगा, अच्छा हाँ, है दोनों ना? को सिस्टम। हाँ, चलो उस चीज़ की डिस्कशन बाद में करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल था, ये फिक्स था, तो कितना हाइट गया एनर्जी कंजर्वेशन से हम कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना होता है, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा हमारा प्योर रोलिंग, जहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि जब स्लाइडिंग होगा तो उस तरह का कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही।